हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएल सोशल एकेडमी। तो आज अपन हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। इस पूरी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी चैप्टर को लेके, लेकिन मैं अगर कहूँ चैप्टर को लेके या फिर आपको आज वो चीज़ें पता पड़ेंगी जो आपको खुद आश्चर्यचकित कर देंगी, आपको हैरान कर देगी। आप बोलोगे कि सर ऐसी भी चीज़ हुई थी क्या, या सर ऐसा भी होता था क्या उस समय पे इतनी ज़्यादा यूनिटी थी क्या, उस समय पर ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ थी। आखिर 100 साल पहले ऐसे क्या इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे। अभी 220 चल रहा है, ठीक है ना। इससे पहले आज से 100 साल पहले 1920 बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाले ईयर थे ये, लेकिन उस समय हो क्या रहा था, है ना। आज आपसे बोल दिया जाए कि चलो आज अपन 10 लोग मिलके वो करें, तो आप लोग सोचते हो कि नहीं यार कुछ गड़बड़ हो जाएगी। उस समय पर पूरा देश यूनिफाइड कैसे हो रहा था, कौन सी कंडीशन थी जिस वजह से इतने ज़्यादा चेंजेस आए, तो वो आज अपन इस चैप्टर में देखेंगे। पूरे चैप्टर में आपको पता पड़ जाएंगी चीज़ें और अपने दिमाग से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। पूरा चैप्टर में कहीं भी डाउट नहीं रहने वाला, और बोर्ड में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, NTSC में क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है, कंपटीशन लेवल पे इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से समझ लिया जाए तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। चलो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको मालूम है, इंडिया में ब्रिटिशर्स जो थे वो रूल कर रहे थे, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे थे उनकी यहाँ पर कॉलोनीज थी, है ना। एक तरीके से कॉलोनियलिज्म मतलब समझ लो, ठीक है ना। उपनिवेशवाद मतलब समझ लो कि क्या होता है। फिर उसके बाद अपन नेशनलिज्म की बातें करेंगे। कुछ टर्म्स है जिनको समझना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। ब्रिटिशर्स यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए थे और वो यहाँ पर ट्रेडिंग करते करते धीरे धीरे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट सेटअप कर लिया और वो यहाँ पर इंडिया में गवर्न करने लगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वो दूसरी जगह से दूसरी कंट्री आती है, अपने एरिया में क्या करती है, गवर्नमेंट गवर्न करती है, सरकार चला रही है, ठीक है ना। अपने यहाँ पर क्या कर रही है, ट्रेडिंग राइट्स ले लिए उन्होंने, गवर्नमेंटल राइट्स ले लिए, और उसके बाद में वो इंडिया में क्या कर रही है, गवर्नमेंट रन कर रही है। मतलब उसमें अपना कोई पर्सन नहीं है, सब लोग कौन है, दूसरी कंट्री के। तो उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर अपने आप एक कॉलोनी डाल रखी है। इसका मतलब ये क्या हुआ, कॉलोनियलिज्म हुआ, ठीक है ना। लेकिन चीज़ें चेंज क्यों हुई। ब्रिटिशर्स तो आज भाई साउथ अफ्रीका में भी है, साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स हैं, वहाँ पर भी उन्होंने राज करा, लेकिन वहाँ पर तो ब्रिटिशर्स अभी भी रह रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया में चीज़ें ऐसी क्या हुई, कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए, आपको मैं बता दूँ। इंडिया में इतना ज़्यादा टैक्स सिस्टम उन लोगों ने लगा दिया, इंडिया का उन लोगों ने इतना ज़्यादा पार्टीशन ले लिया, इंडिया के रिसोर्सेज का उन्होंने इतना ज़्यादा यूज़ किया, इतना ज़्यादा हरेसमेंट किया, इंडिया के लोगों का इतना ज़्यादा हरेसमेंट किया। कहूँ पूरी दुनिया में सबसे जो बेस्ट कंट्री में तो इंडिया मानता हूँ। अपने देश के बारे में जानो तो सही, ठीक है ना। तो क्या हो रहा था, जब वो यहाँ पर गवर्न कर रहे थे, मैंने बोला उन्होंने टैक्स सिस्टम इतना ज़्यादा लगा दिया, उन लोगों ने इतना ज़्यादा हरेस किया लोगों को कि लोग थक चुके थे, परेशान हो चुके थे। तो चीज़ें चेंज कैसे हुई वो मैं बताता हूँ आपको। क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में गवर्न कर रहे हैं तो उनको धीरे धीरे ये चीज़ समझ आने लगी, धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आने लगी कि यहाँ पर इंडिया में अगर अपन को रहना है तो इंडिया वाले लोगों के लिए कुछ करना होगा। तो इंडिया वाले लोगों के लिए कुछ करना होगा, तो उस समय पर क्या करा, 1885 में एक पार्टी स्टैब्लिश हुई जिसको बोला गया, 1885 लिख लो, एक पार्टी स्टैब्लिश हुई जिसको बोला गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो पार्टी थी कहाँ पर स्टैब्लिश हुई, बॉम्बे में हुई, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बस समझ लो। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुई कहाँ पर, बॉम्बे में, ठीक है ना। इसके बाद क्या होने लगा, हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या होने लगा, सेशन होने लगा। हर साल क्या होने लगा, सेशन। मतलब इसके जो मेंबर थे वो आकर हर साल मीटिंग करते थे कि अपन को देश के लिए क्या करना है। बड़े बड़े लीडर्स थे उस समय पर। तो चीज़ें चेंज कैसे हुई, जब 1885 में लोगों की बात रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिल गया तो वहाँ पर लोगों की बात रखी जाने लगी। लोग धीरे धीरे लोग अपने कंट्री के बारे में सोचने लगे, है ना। जो मिडिल क्लास लोग थे, लोअर क्लास लोग थे, फार्मर्स लोग थे, ट्राइबल एरियाज़ वाले लोग थे, उनकी बात आगे तक जाने लगी, ठीक है ना। उनकी बात जब आगे तक जाने लगी तो इन मीटिंग्स में ये चीज़ होने लगी कि अब अपन को कंट्री को अपने लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं अपन को इंडिपेंडेंस होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और यहीं से क्या होने लगा, धीरे धीरे नेशनलिज्म की थिंकिंग होने लगी। अब व्हाट इज़ नेशनलिज्म, आप जब खुद की कंट्री के लिए सोचते हो कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी और यहाँ पर जो राज होगा, ठीक है ना, वो हमारी खुद की कंट्री का होगा। यहाँ पर हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, सोवरेन कंट्री रहेंगे अपन। सोवरेन मतलब सोवरेनिटी पढ़ा 8th क्लास में, क्या होता है सोवरेनिटी, जब आप किसी कंट्री के अंडर काम नहीं करते हो।
ये संप्रभुता है, आप प्रभु हो एक तरीके से, आपकी कंट्री प्रभु है आपके एरिया में, तो सोवरेनिटी वाला अपनी कंट्री जो है सोवरेन कंट्री बने। तो ये वाली चीज़ें लोगों के अंदर थिंकिंग आने लगी, अपने देश के बारे में लोग सोचने लगे। लेकिन चीज़ें चेंज कैसे हुई 1920 स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी, चीज़ें एकदम से चेंज कैसे हुई, है ना। 1900 में बोलूँ 10 के बाद में चीज़ें एकदम सडन चेंज होने लगी। वो चेंजेस क्यों हुए? क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ 1914 से 19 तक 9th क्लास में पढ़ा है आपने। 1914 से 1919 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटेन जो था वो भी क्या था, पार्टिसिपेटर था एक, ठीक है ना। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटेन पार्टिसिपेटर है। ब्रिटेन जो है वो इंडिया पे राज कर रहा, तो वो क्या कर रहा था, फोर्सफुली इंडिया वालों को कह रहा था कि आपके आर्मी पर्सन्स को भी वहाँ भेजा जाए। सिर्फ आर्मी पर्सन ही नहीं, पहला पॉइंट तो आर्मी पर्सन गए, दूसरा पॉइंट कि वहाँ पर क्या चेंजेस होने लगे इकोनॉमिकली। जब एक बहुत किसी भी जगह पर छोटे मोटे भी जब राइट्स होते हैं ना, दंगे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल चेंजेस आते हैं। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर चल रही थी, देशों के बीच में विश्व युद्ध पहला चल रहा था, तो इकोनॉमिकली कितना ज़्यादा वहाँ इंडिया को यूज़ करा जा रहा होगा। यहाँ से इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन कर दी गई इंडिया की, इंडिया के इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिए गए, है ना। तीसरी चीज़, यहाँ पर इन लोगों को लग रहा था, इंडिया वालों को, कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है अपने लोगों को फ़ायदा देगा। तो इंडिया वाले हैप्पी थे कि भाई अपन लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, इसका मतलब हाँ भाई ठीक है, चलो कहीं ना कहीं इंडिया जो है इंडिपेंडेंस की तरफ जाएगा। लेकिन जब 1919 में वॉर ख़त्म हुई, 1919 में वॉर ख़त्म हुई, तो उन लोगों ने कुछ अपन को रिजल्ट नहीं दिया, ब्रिटेन वालों ने। तो उसके बाद क्या हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँ, हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन, आप चाहे महात्मा गांधी जी को लेकर कोई भी पर्सन किसी चीज़ को लेकर ट्रोल करते हो या किसी चीज़ को तारीफ़ करते हो, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो फादर ऑफ नेशन क्यों ना हो, वो चीज़ आपको आज क्लियर हो जाएंगी। क्या हुआ ऐसा, साउथ अफ्रीका में कहूँ वो बहुत बड़े लॉयर थे, इतने बड़े लॉयर कि उस टाइम पे उनकी सैलरी लाखों में थी। आज से 100 साल पहले लाखों में सैलरी होना, आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है ना। जिस इंसान ने साउथ अफ्रीका दूसरी कंट्री में होकर भी इंडिया वालों की वहाँ पर नेशनलिज्म की थिंकिंग को बढ़ाया हो, तो सोचिए वो इंसान इंडिया में आके इंडिया वालों की नेशनलिज्म की थिंकिंग को कितना बढ़ाएगा। साउथ अफ्रीका वाला पार्ट नहीं पढ़ना अपन को ये पढ़ना है कि गांधी जी इंडिया में कब आए, पर्टिकुलर उन इंसान की वजह से इंडिया में क्या चेंजेस आए। मैं कहूँ लोगों को एक ऐसा लीडर मिल गया, लोगों को एक ऐसा पर्सन मिल गया जो लोगों को मोटिवेट करने लगा। लोग पूरे देश को एक जने ने बांध लिया। वो कैसे बांधा मैं आपको बताता हूँ। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। अब थोड़े ईयर्स भी याद करने हैं आपको, सब होंगे, मेरी चीज़ को आप अच्छे से सुनते जाइए बस। 1915 को वो इंडिया आए, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। उसके बाद में क्या हुआ, 1916 को सबसे पहला चीज़ उनका मतलब उनकी पॉलिसीज़ थोड़ा सा जान लीजिए। उनकी पॉलिसीज़ थी सत्याग्रह की, उनकी पॉलिसीज़ थी नॉन वायलेंस की, ठीक है ना, मतलब बिना लड़ाई झगड़े आप अपनी बात को रखिए, है ना। तो सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने इंडिया में चलाया। सबसे पहला उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट जो चलाया 1916 में बिहार के चंपारण में उन्होंने क्या करा, लिख लीजिए इसको, चंपारण बिहार में उन्होंने क्या करा, 1916 में फर्स्ट सत्याग्रह चलाया। फिर उसके बाद में चलो वहाँ के लोगों के लिए वो बहुत फेमस हो गए, बड़ा मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट करके वहाँ पर उन लोगों ने उनका इंतजार करा। हज़ारों लाखों में लोग उन लोगों का महात्मा गांधी जी का वेट करने लगे और महात्मा गांधी जी को एक साथ फॉलो करके फिर उन्होंने क्या करा, बिहार में चंपारण सत्याग्रह चलाया। 1917 में क्या हुआ, अगले ही साल वो कहाँ चले गए, खेड़ा, गुजरात की खेड़ा में सत्याग्रह करा। गुजरात के खेड़ा में उन्होंने क्या करा, सत्याग्रह करा। जब ये चीज़ें हुई सर, तो 1917 में क्या हुआ, खेड़ा सत्याग्रह करा। तो दूसरा महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह कहाँ पर हुआ, खेड़ा सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट है, गुजरात में मैप में आएगा। मैप वाले में आपके लिए हिस्ट्री की पूरी एक वीडियो मैप की अलग बना दूंगा, ज्योग्राफी की पूरी अलग बना दूंगा, पॉलिटी की पूरी अलग बना दूंगा। तो आपका वर्ल्ड मैप भी खत्म हो जाएगा, उसमें इंडिया का मैप भी खत्म हो जाएगा और उससे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं बैठने वाला। अब मैं आपको बताऊं, 1980 में खेड़ा के बाद गए अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के लिए इन लोगों ने क्या करा, हड़ताल करी। चुपचाप नॉन वायलेंटली उन्होंने हड़ताल करी, अपनी बात को रखी और उस चीज़ को वहाँ की गवर्नमेंट को मानना पड़ गया। मिल के जो मालिक थे उन लोगों को मानना पड़ गया। तो कहीं ना कहीं गांधी जी की तीनों जो मूवमेंट थे बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए।
अब जब सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए तो लोग जो है बहुत ज़्यादा गांधी जी को फॉलो करने लगे, और जैसे ही लोग फॉलो करने लगे तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की थिंकिंग आने लगी। अब लोगों ने क्या करा कि यहाँ पर चीज़ें जब आगे चल रही थी तो इसी समय 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, बहुत चीज़ें क्रिटिकल नहीं है लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। 1919 में रॉलेट एक्ट पास करा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, है ना। इस रॉलेट एक्ट में क्या बातें कही गई? इस रॉलेट एक्ट में ये बातें कही गई कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अपोज करेगा, उसको बिना पूछे 2 साल के लिए अरेस्ट कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा, बिना पूछे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ इसमें ये बोली गई, अगर किसी इंसान पर शक होता है तो भी उसके ऊपर 2 साल की अरेस्ट पॉलिसी चलेगी, उसको भी अरेस्ट 2 साल के लिए कर लिया जाएगा। इसका मतलब है गवर्नमेंट कुछ भी अब कर सकती थी। रॉलेट एक्ट 1919 में ये चीज़ कही गई। लेकिन फिर जब चीज़ें आगे चली तो लोग इसका अपोज करने लगे। अब जब चीज़ें एक इंसान को नहीं भाएगी तो बोलेगा, 2 को नहीं भाएगी बोलेगा, 3 को नहीं भाएगी तो वो भी बोलेगा। लेकिन जब ग्रुप ऑफ पीपल को जब चीज़ें नहीं एक्सेप्ट होती है तो वो क्या करते हैं, अपोज करने लगते हैं, दंगे करने लगते हैं, राइट्स करने लगते हैं, ठीक है ना। तो जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, लोग इनका अपोज करने लगे, तो 1919 में ही क्या हुआ समझ नहीं है, जैसे ही रॉलेट एक्ट आया तो रॉलेट एक्ट के अपोज में जो चीज़ आई वो रॉलेट सत्याग्रह आया। तो ये पेपर में आता है क्वेश्चन, 2 नंबर में, 3 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर समझना। मैंने बोला रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट के अपोज में रॉलेट सत्याग्रह कौन लाया? महात्मा गांधी जी लेके आए। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को आया। जब रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को आया तो लोग बड़े वो हो गए कि चलो भाई गांधी जी का सपोर्ट मिल गया है, गांधी जी को फॉलो करेंगे। लोग इकट्ठा होने लगे, वो करने लगे, बातें करने लगे। तो इसी अपोज में मार्शल लॉ लाया। मार्शल लॉ को अब लाइएगा, ठीक है ना। मार्शल लॉ लाया गया। मार्शल लॉ मैंने बता दिया, आर्मी रूल लग जाता है जब गवर्नमेंट अच्छे से इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ को नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर क्या करा गया, जब अमृतसर में मार्शल लॉ लाया, अपने पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया, तो उसी टाइम पर क्या था, 13 अप्रैल 1919 दिल दहला देने वाला एक कांड हुआ, एक बड़ा इंसिडेंट हुआ। लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इस इंसिडेंट की कहीं ना कहीं रिपोर्ट जब गई थी तो तारीफ़ करती है। और ये इंसिडेंट जब पूरे देश में पता पड़ा तो लोग बहुत ज़्यादा अब सोचने लगे थे कि अब तो इनको उखाड़ फेंको, अब ब्रिटिशर्स को यहाँ से चले जाने दो। तो इंसिडेंट था क्या हुआ, जलियांवाला जो बाग था वहाँ पर क्या हुआ, उस समय पे एक फेस्टिवल था। 16 अप्रैल 1919 को वहाँ पर फेस्टिवल था। तो फेस्टिवल के लिए लोग इकट्ठा तो हुए, लेकिन कुछ लोग रॉलेट सत्याग्रह को अपोज करने के लिए भी, रॉलेट सत्याग्रह को सपोर्ट करने और एक्ट को अपोज करने के लिए भी इकट्ठे हुए। और ये चीज़ वहाँ पर पता पड़ गई किसको, जनरल डायर को। जनरल डायर जाते हैं, सारे दरवाजे वहाँ से बंद करते हैं लोगों को निकलने के लिए, और एक लाइन से जब उन्होंने गोली मारना शुरू करी तो जब वहाँ से सारे लोग मर गए, उसके बाद उन्होंने गोली चलाना रोका। तो ये इतना बड़ा इंसिडेंट था। जब रिपोर्ट आई, ऐसा बोला था, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन जनरल नॉलेज के लिए जानो तो आपको पता तो पड़ेगी क्या हुई थी। जब रिपोर्ट आई तो बोला गया कि जनरल डायर रिपोर्ट हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, इसको लेके जो कमीशन बनाया था वो हंटर कमीशन बनाया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में बोला गया कि ज़्यादा लोग नहीं मारे गए, बस 300 to 400 लोग मारे गए। लेकिन जो असलियत थी वो 1000 से ज़्यादा लोग उस समय मारे गए थे गोली चलाकर, ठीक है ना। और ये चीज़ इसका अपोज अच्छा, हंटर कमीशन बना था किसके लिए, किसकी रिपोर्ट के लिए, जलियांवाला बाग इंसिडेंट की रिपोर्ट के लिए। ये चीज़ क्लियर हुई। जैसे ही ये चीज़ होती है, इसके बाद में क्या करते हैं, गांधी जी क्या करते हैं, रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं। अब गांधी जी के सामने और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि देश में अब कैसे नेशनलिज्म की थिंकिंग को आगे बढ़ाएंगे और देश को किस तरीके से अपन कौन से रास्ते पे ले जाएं कि देश जो इंडिपेंडेंस की तरफ जाए, या देश जो इंडिपेंडेंट हो जाए बस जैसे भी। तो ये जो चैलेंज था वो बहुत बड़ा था, और महात्मा गांधी का उस समय पर दिमाग चला। मैं कह रहा हूँ वो बहुत एक प्रैक्टिकल इंसान थे और बहुत सही इंसान थे। महात्मा गांधी ने उस समय पर क्या करा, उन्होंने बोला कि अगर देश को इंडिपेंडेंट होना है तो यहाँ के लोगों को यूनिफाइड होना पड़ेगा, यूनाइटेड होना पड़ेगा, एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में। हिंद स्वराज क्वेश्चन आता है, हिंद स्वराज किसने लिखी, महात्मा गांधी ने 1909 में, ठीक है ना। उस बुक में उन्होंने कहा था
कि आप अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर रहे हो इसलिए वो यहाँ पर रूल कर पा रही है, आप उनको नॉन कोऑपरेट करो, आप उनको कोऑपरेट ही मत करो तो वो यहाँ पर रूल ही नहीं कर पाएगी, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। और जिस भी चीज़ की रीढ़ की हड्डी टूटती है वो टिक नहीं पाता, आपकी भी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो आप टिक नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे ढंग से। ये चीज़ क्लियर हुई। तो यहाँ पर गांधी जी के सामने एक चैलेंज आ गया कि मुझे जो है यहाँ के लोगों को यूनिफाइड करना है, और सबसे बड़ा यूनिफाइड करने के लिए दो कम्युनिटी थी इंडिया में, एक था हिंदू कम्युनिटी और एक मुस्लिम कम्युनिटी। ये दो रिलीजन के जो लोग थे इनको यूनिफाइड कर लो, कहीं ना कहीं जंग आप आधे से ज़्यादा जीत जाओगे। ये गांधी जी की थिंकिंग थी, ठीक है ना। और उसी समय गांधी जी को एक मौका मिला, यहाँ समझना चीज़ों को। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ऑटोमन एम्पायर के ऊपर बहुत सारी पॉलिसीज़ लगा दी गई, है ना। और ऑटोमन एम्पायर का जो लीडर था वो इस्लामिक लीडर था, उसको बोला जाता था खलीफा। तो कहीं ना कहीं खलीफा के राइट्स ले लिए गए, खलीफा को क्या कर दिया गया, खलीफा को कहीं ना कहीं अंडररेटेड कर दिया गया, उनको उनके राइट्स ले लिए गए, उनको बहुत ज़्यादा प्रिजर्व कर दिया गया, उनकी जब बातें इतनी ज़्यादा उठाई नहीं गई, उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा उठाई नहीं गई। तो इन लोगों ने इस्लामिक लीडर, अब जो अपने अपने धार्मिक जो लीडर है उनकी ही बातों को उठाया जाएगा तो धर्म के लोग तो बोलेंगे। तो यहाँ पर जो था 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई मोहम्मद अली और शौकत अली ने। मोहम्मद अली और शौकत अली खान ने 1919 मार्च में खिलाफत कमेटी बनाई, किसके अपोज में, खलीफा के जो राइट्स ले ली थे उसके अपोज में। इंडिया में खिलाफत कमेटी कब बनी, 1919, मोहम्मद अली और शौकत अली ने बनाई। तो महात्मा गांधी को मौका मिल गया कि अब इनको अपोज किसको करना है, ब्रिटिशर्स को ही करना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये सारी संधियाँ इंडिया की खलीफा के ऊपर लगाई थी। तो उन्होंने क्या करा, महात्मा गांधी जी जाते हैं, लोगों को, जो मुस्लिम्स लोग थे उनको कहीं ना कहीं कन्वेंस करते हैं, और वो लोग कन्वेंस भी हो जाते हैं। और वो कन्वेंस हो जाते हैं कौन से सेशन में, सितंबर 1920 के कोलकाता सेशन में। क्वेश्चन पूछते हैं कि सितंबर 1920 का सेशन कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था, ठीक है ना, मैप में आ सकता है क्वेश्चन। और जब उन्होंने मुस्लिम्स को कन्वेंस कर लिया तो उनके सामने चैलेंज भी हिंदू थे, हिंदू जो लोग थे वो भी एक थोड़ा सा चैलेंज क्यों थे वो बताता हूँ। दिसंबर 1920 में ही, उसी साल कांग्रेस के 2 सेशन हुए, हर साल कांग्रेस का 1 सेशन होता था, लेकिन एक साल है 1920 जब कांग्रेस के 2 सेशन हुए, एक सितंबर और दिसंबर में। दिसंबर का 1920 जो नागपुर सेशन था उसमें गांधी जी ने हिंदुओं को भी कन्विंस कर लिया। हिंदुओं का मेन मुद्दा क्या था, 1920 में क्या होने वाले थे, 1920 के बाद में इलेक्शंस होने वाले थे, इस समय भी इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी, और ब्रिटिशर्स ने इंडियंस लोगों को थोड़ी बहुत सीट दी थी। तो ये बोल रहे थे कि यहाँ पर हमको इंडियन काउंसिल इलेक्शन में जो सीट मिल रही है, तो अगर हम इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अगर हम स्टार्ट करेंगे, अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का वर्ड ही नहीं लेता हूँ, चलो मैं, अगर हम मूवमेंट में तुम्हारे इन्वॉल्व होते हैं तो हमें वो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तो जब मुस्लिम्स को ऐड कर लिया, हिंदुओं को जैसे तैसे उन्होंने मना लिया गांधी जी ने, दोनों जब मान गए तो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट साथ में स्टार्ट करा गया 1921 में। भाई कहानी अब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। 1921 में खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा गया, और खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब 1921 में स्टार्ट हुआ तो लोग जो हैं धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ को छोड़ने लगे, है ना। 3 तरह से चीज़ों को समझो। लोगों ने क्या करा, सबसे पहला चीज़ लोगों ने क्या करा, उनको बायकॉट करना शुरू करा, उनकी जो चीज़ें थी उनको खरीदना ही बंद कर दिया। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या करा, अपने जो भी डिग्रीज थी, अपने डॉक्टरेट जो मिली थी, उनको डिग्री मिली थी, ब्रिटिश डिग्री जो मिली थी वो उनको लौटा दी गई, ब्रिटिशर्स को वापस दे दी, हमें तुम्हारी डिग्री नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे अवार्ड नहीं चाहिए, वो वापस लौटा दिए गए। स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज और स्कूल्स को छोड़ने लगे, प्रोफेसर्स भी कॉलेज और स्कूल्स को छोड़ने लगे, ठीक है ना। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिया वालों ने बायकॉट करा किसको, ब्रिटिशर्स क्लॉथ को, ब्रिटेन के क्लॉथ्स को जब बायकॉट करा, सीधी सी बात है, इंडिया में वो आए स्टार्टिंग में उनको रॉ मटेरियल जो मिला था वो ये मिल रहा था क्लॉथ के लिए, नील इंडिगो जो आपने सुना होगा वो क्लॉथ बनाने के लिए था। तो कहीं ना कहीं जब इंडिया वालों ने क्लॉथ्स को जब बायकॉट करा तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई ब्रिटिशर्स के लिए। सिर्फ एक साल के अंदर उनका मार्केट जो था वो पूरा 50% से भी ज़्यादा डाउन हो गया, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन हो गई, उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। लेकिन क्या वजह थी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो गया। चलते चलते देश आज़ाद कर देते भाई, 50% टू 100% कर देते, देश वैसे आज़ाद हो जाता। लेकिन क्या वजह थी कि देश को ये चीज़ छोड़नी पड़ी। पहली वजह 1921 के बाद में 1922 में क्या हुआ,
गोरखपुर के में चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ। एक गोरखपुर में चोरा चोरी इंसिडेंट क्या हुआ, एक पीसफुल क्या चल रहा था, पीसफुल अगेंस्ट अपन क्या कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे लोग, लेकिन वही पीसफुल जो था वो वायलेंस में बदल गया, वो अशांति में बदल गया और कुछ लोगों ने पुलिस की चौकी में अटैक करके पुलिस की पूरी चौकी को जला दिया। जैसे ही गांधी जी को ये पता पड़ा, गांधी जी बोले कि मैंने तो बोला था नॉन वायलेंस मूवमेंट है, तो आपने इसको वायलेंस मूवमेंट क्यों बना दिया। और जैसे ये चीज़ पता पड़ी, गांधी जी ने ये मूवमेंट ले लिया। दूसरी वजह क्या हो सकती, दूसरी वजह ये थी कि जो लोगों ने डिग्रियां और स्कूल और कॉलेज जो बच्चों ने छोड़े थे, वो वापस कॉलेज की तरफ, डिग्री की तरफ, स्कूल की तरफ लौटने लगे। क्यों? क्योंकि एक साल में इंस्टीट्यूट नहीं बन सकते। इंडियन इंस्टीट्यूट उस समय बहुत कम क्वांटिटी में थे, बहुत कम नंबर में थे, तो वापस से वो ब्रिटिशर्स कॉलेज और स्कूल में जाने लगे। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, जो खादी थी, जो इंडियन क्लॉथ था, वो एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश क्लॉथ बहुत ज़्यादा महंगा था, तो लोगों ने एक समय तक उसका यूज़ करा, लेकिन वो रोक नहीं पाए ब्रिटिश क्लॉथ को यूज़ करने से, और धीरे धीरे ब्रिटिश क्लॉथ की तरफ भी चले गए। तो ऐसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हुआ। खिलाफत मूवमेंट कैसे ख़त्म हुआ? 1922 में ही क्या हुआ, खिलाफत में क्या हुआ, खलीफा की जो पोस्ट थी, वो ऑटोमन एम्पायर में जो खलीफा इस्लामिक लीडर की जो पोस्ट थी वो हटा दी गई। अब जब पोस्ट ही हटा दी, जिस पोस्ट के लिए लड़ाई हो रही है उस पोस्ट ही को हटा दिया गया, तो खिलाफत मूवमेंट भी ख़त्म और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। यहाँ तक ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब यहाँ के आगे चीज़ें कैसे बढ़ी, आपको मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से बताता हूँ। जब सेंसस होता है ना, जनसंख्या, जब काउंटिंग होती है, जनसंख्या को जब गिना जाता है, तो हर 10 साल में गिना जाता है ना। तो ये स्टार्ट हुआ 1881 में। 1921 में जब काउंटिंग हुई ना, तो यहाँ पर पॉपुलेशन 1.2 करोड़ से 1.4 करोड़ की पॉपुलेशन कम हो गई थी। कम क्यों हुई थी? इस समय पे ड्रॉट पड़ा, इस समय पर रिसोर्सेज की कमी पड़ी, इस समय पर इकोनॉमिकल डिक्लिनेशन आया, तो लोग एक करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ लोग उस समय पर मार दिए गए, या फिर मैं कहूँ मर गए। क्यों? इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, ड्रॉट की वजह से, है ना, रिसोर्सेज की कमी की वजह से। तो ये इंडिया के लिए इस समय पर बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा था। तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ी, तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेगी, अब मेरी बात सुनिएगा। चीज़ें आगे कैसे बढ़ी, ये जो बैकग्राउंड है मैं आपको आखिरी में समझाऊंगा, बैकग्राउंड मूवमेंट्स के आखिरी में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर चीज़ें आगे कैसे बढ़ी, भाई नए लीडर्स का उदय हुआ, राइज हुआ। गांधी जी तो थे ही, लेकिन 1924 में एक पार्टी स्टैब्लिश हुई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ये पार्टी स्टैब्लिश करने वाले थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी बोल रहा हूँ मैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं बोल रहा हूँ। स्वराज पार्टी किसने इस्टेब्लिश करी? CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, जो कि फादर थे किसके? जवाहरलाल नेहरू के। स्वराज पार्टी जब इस्टेब्लिश हुई, और ये वही ईयर था 1924 का, एक जीके का पॉइंट लिख लो, 1924 का ये वही ईयर था, ओनली ईयर जब महात्मा गांधी ने इस कांग्रेस सेशन को लीड किया था। जो चेयरपर्सन थे वो 1924, पूछते हैं क्वेश्चन में, है ना, चेयरपर्सन कब बने थे? 1924 में। तो ये हुआ कहाँ था? कर्नाटक में, बेलगांव कर्नाटक में ये स्वराज पार्टी बनी थी, कांग्रेस सेशन हुआ था, और उसके बाद में स्वराज पार्टी बनी। जब ये चीज़ हो गई, तो इस समय पे ये जो डिक्लिनेशन चल रहा था, चलो भाई चल रहा है, लेकिन बाद में चेंजेस कैसे आए, यहाँ पर समझना। 1928 में क्या हुआ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का बेस तैयार करने के लिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने के लिए साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि ये कमीशन हेडेड बाय सर जॉन साइमन, जो इसका हेड था, चेयरपर्सन था कमीशन का, है ना, अध्यक्ष जो था वो कौन था? सर जॉन साइमन थे। तो इस कमीशन का नाम रख दिया गया साइमन कमीशन। 1920 में इंडिया आया, लेकिन बड़ी इसकी तारीफ़ करी गई, तारीफ़ मतलब बेइज्जती करी गई, इसको यहाँ से भेज दिया गया काले झंडे दिखा के। बॉम्बे से ही इसको रवाना कर दिया गया। जब बॉम्बे में पोर्ट पे आया, बॉम्बे पोर्ट से वहाँ से आया, तो इसको वहीं से वापस से रवाना कर दिया गया कि नहीं। क्यों रवाना करा? साइमन कमीशन को इंडिया से भेजने के कारण ये थे कि इस कमीशन में पहली चीज़ तो ये कि सारे पर्सन जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। दूसरी चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाएंगे इंडिया का, वो ब्रिटिशर्स क्यों बनाएंगे? इंडिया वाले बनाएंगे ना, तो कुछ इंडियन पर्सन्स को तो रखते हैं, लेकिन नहीं, इसलिए इस कमीशन को वापस से भेज दिया गया। अब जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या करा? 1929
1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन या कांग्रेस सेशन में कब हुआ? 1929 में दिसंबर में लाहौर के कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी। किसने करी? जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस सेशन की मांग। बड़े अच्छे पॉलिटिकल लीडर थे जवाहरलाल नेहरू जी, CR दास, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लीडर्स काफ़ी अच्छे थे। काफ़ी इन लोगों में दिमाग था। आज के लीडर्स में चाहे हो या ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन लोगों में दिमाग था जो उस कंडीशन में किस तरीके से, सीधी सी बात है, उनके ऊपर ऐसी कंडीशन बनी और वो उठ के राइज हुए। ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनना, जब पूर्ण स्वराज की मांग करी और उसी के 2-3 महीने बाद 1930 में 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे बनाया गया। इंडिपेंडेंस डे ये बनाया गया, इसका मतलब ये बोला गया कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिया जो इंडिपेंडेंट हो गया है और अब इंडिया जो है ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाएगा। तो 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे बनाया गया। लेकिन अब मैं आपको बुलाता हूँ वापस से गांधी जी को। गांधी जी का क्या था भाई मैटर? 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन नहीं बोलूँगा, वॉइस रॉय इरविन को क्या करा? एक लेटर लिखा। उन्होंने कुछ मांग रखी, 10 to 11 उन्होंने कुछ मांग रखी, उनकी कुछ विश थी, उन्होंने उस लेटर में उस विश को रखा 31 जनवरी 1930 में। उन्होंने बोला ये विश को आप पूरी करना, और दूसरी चीज़ उस विश में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी, एक मांग ये थी कि सॉल्ट जो टैक्स था वो ख़त्म कर दिया जाए। अगर ये मांग आपने नहीं मानी तो मैं 11 मार्च को क्या कर दूंगा? सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दूंगा। और ये फाइनली जब ये मांग नहीं मानी गई इरविन द्वारा तो क्या करा? सॉल्ट मार्च को स्टार्ट करा गया और सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ 11th ऑफ मार्च को, 11th ऑफ मार्च 1930 को, है ना। सॉल्ट मार्च के कुछ 3 पॉइंट लिख लेना। ये जो था डिस्टेंस जो था साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ, है ना, और दांडी कोस्ट पे ख़त्म हुआ। 240 माइल्स का ये डिस्टेंस था। 24 डेज़ में ये डिस्टेंस कवर करा गया। गांधी जी और उनके 78 सपोर्टर्स उनके साथ में थे। जब गांधी जी चलते थे ना तो गांधी जी के पीछे लाखों भीड़ थी। मतलब मैं बोलूं कि गांधी जी यहाँ खड़े तो यहाँ से 100 किलोमीटर पीछे भी उनके, मतलब रैली चल रही, गांधी जी कहाँ हैं पता ही नहीं है, लोग बस फॉलो कर रहे हैं भीड़ को, गांधी जी जा रहे हैं भाई। इतना ज़्यादा उस समय फेम था। आज भी इतना फेम किसी पर्सन के लेके नहीं हो सकता। ठीक है ना। गांधी जी आपको पता पड़ जाएगा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में, टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट भी हुए थे। सेकंड पर्सन ऑफ द ईयर रहे थे वो 1930 में। ठीक है ना। इतना ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करा था उन्होंने इंडिया में। ठीक है ना। तो दांडी, अपन ने क्या लिखा, उन्होंने क्या करा? दांडी मार्च स्टार्ट करा और यहीं से सिविल डिसओबीडियंस, ये मार्च 1930 से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हो गया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यही था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बीच में यही डिफरेंस है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर इंडिया वालों ने लोगों को क्या करा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को नॉन कोऑपरेट किया था, ब्रिटिश को इग्नोर करा था ब्रिटिशर्स को। लेकिन यहाँ पर जो इनके रूल्स थे उनको क्या करना था? रूल्स को, लॉज को तोड़ने लगे थे। ब्रेकिंग ऑफ लॉ कहाँ पे स्टार्ट हुआ? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। वायलेंस के थ्रू नहीं, नॉन वायलेंस के थ्रू। यहाँ पर गांधी जी पैदल गए बिना लड़ाई झगड़े करते हुए। तो ये क्या है? लॉ, कानून तो तोड़ा लेकिन बिना लड़ाई झगड़े के, बिना लड़ाई मतलब अपने दंगा करे हुए, कोई भी चीज़ मतलब जिससे शांति भंग हो सके। ठीक है ना। जब ये चीज़ें हुई तो भाई ठीक है, 6 अप्रैल को उनकी क्या हुई? टोटल ट्रेवलिंग ख़त्म हुई। अब आगे चीज़ों को समझेंगे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिमिटेशंस क्या थे? सिविल डिसओबीडियंस, अब मैं आपको बोलूँ वुमेन्स का क्या रोल था। वुमेन्स भी बराबर में रोल प्ले कर रही थी। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अपनी डिग्रियाँ उन्होंने भी छोड़ी, वो भी क्या हुई थी? मूवमेंट्स में आगे आई थी। ठीक है ना। उन लोगों ने भी क्या करा? रैलियाँ करी। उन लोगों ने भी गांधी जी को बड़े मात्रा में फॉलो करा। और यही चीज़ जब आगे चली तो मैं आपको बता दूं, अब बात होने लगी थी नेशनलिज्म की। अब लोग जब अपने बारे में सोचने लगे तो भीमराव अंबेडकर जी का रोल प्ले आता है भाई। अब भीमराव अंबेडकर जी राइज होते हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के लिए बात करी, बिल्कुल सही बात करी। मैं कहूँ तो क्यों ना करें? डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को भी तो जीने का हक है, पिछड़े हुए लोगों को भी तो जीने का हक है, जिनको आपने समाज में दबा रखा है, कोई उनकी बात कर ही नहीं रहा।
कांग्रेस वाले उनकी बात करनी नहीं रहे। यही लिमिटेशन थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, यही लिमिटेशन थे कि उस समय में जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लीग थी, वो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं हुई उतना जितना होना था। दूसरे जो डिप्रेस क्लास के लोग थे वो भी उतना नहीं हुए। क्यों? क्योंकि गांधी जी उनकी बात नहीं सुन रहे होंगे, या लोग उनकी बात नहीं सुन रहे थे, बड़े पॉलिटिकल लीडर। तो फिर क्या हुआ, भीमराव अम्बेडकर ने अलग से इलेक्टोरल कॉलेज की मांग करी। जब अलग से इलेक्टोरल कॉलेज की मांग करी तो महात्मा गांधी जी क्या हो जाते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं। अब जब वो अनशन पे बैठ गए, है ना, वो फास्ट पे बैठ गए। जब वो फास्ट पे बैठ गए, ठीक है ना, तो महात्मा गांधी जी ने जब फास्ट पे बैठे तो फाइनली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा गांधी की बात मानी। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी का बोलना था कि अगर हम डिप्रेस क्लास के लोगों को अलग से इलेक्टोरल दे देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग से इलेक्टोरल दे देंगे तो वो पिछड़े के पिछड़े ही रह जाएंगे। सीधी सी बात है, अब कोई एरिया में पिछड़े, मान लो डिप्रेस क्लास का पर्सन है, उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं, ठीक है ना। अगर बोला गया, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बोला गया था कि उस पर्सन को, उन्हीं पर्सन को, और वही पर्सन जो है इलेक्शन में आगे आएगा, ठीक है, इलेक्शन में आगे आएगा वो तो ठीक है, लेकिन वोट भी सिर्फ डिप्रेस क्लास के लोग ही करेंगे। तो इसका मतलब है आप तो पहले से ही, मतलब आपका कहना ये हो गया कि लोग वैसे के वैसे ही पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे ना। आप जनरल इलेक्शन में उनका रिजर्वेशन दो, इसका मतलब डिप्रेस क्लास के लोगों के लिए सीट रिजर्व करो, लेकिन वोट जो है वो सभी लोग करेंगे। इससे क्या होगा, रिजर्वेशन तो भाई, सीट तो वहाँ की डिप्रेस क्लास के लोगों की है, लेकिन लोग वोट जो है सभी कर रहे हैं, मतलब सब इक्वल हो गए, डिप्रेस क्लास के लोग भी इक्वल हो गए भाई, है ना। लेकिन सिर्फ डिप्रेस क्लास के लोग वोट करें तो इससे वो वैसे ही दब जाएंगे, है ना। उससे उनको वैसे ही पिछड़ा हुआ लगेगा कि हमारा तो पिछड़ा हुआ एरिया ही है, यहाँ पर वोट ये लोग नहीं करते हैं, है ना, दूसरे लोग वोट नहीं करते। तो गांधी जी ने क्या करा, एक पूना पैक्ट हुआ इन लोगों के बीच में, और यही पूना पैक्ट था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ, और उस पूना पैक्ट में क्या बातें बोली, उस पूना पैक्ट में यही बोला गया कि इलेक्टोरल स्टेट अलग से ना देते हुए रिजर्वेशन दिया जाता है डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को। ये चीज़ें समझ में आई, है ना। ये पूरा आपका चैप्टर था। अब आपके इस चैप्टर में खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या बच रहा है, मैंने बोला कि किस तरीके से लोगों को खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोग किस तरीके से अफेक्ट हुए। फार्मर्स जो थे उन्होंने फटाक से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बड़े जो जमींदार तालुकदार जो थे वो क्या करते थे, कहीं ना कहीं फार्मर्स लोग से टैक्स लेते थे, और जो टैक्स वो लेते थे वो ब्रिटिशर्स को देते थे, मतलब वो भी बंधे हुए थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या करा, इनकी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को बाइकआउट करना था, तो इन्होंने क्या करा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ज्वाइन हुए। दूसरा ट्राइबल पीपल्स होते हैं, ट्राइबल पीपल्स में बात करूँगा मैं किसकी, अल्लूरी सीताराम राजू, एक ऐसा पर्सन जो कम उम्र में बड़ा नाम ले लिया उन्होंने। क्यों? इनकी जो पॉलिसी थी, वॉर पॉलिसी, वो गोरिल्ला वॉर पॉलिसी थी, गोरिल्ला वॉर पॉलिसी थी। और ये कहाँ पे थे, आंध्र प्रदेश में गोरिल्ला वॉर पॉलिसी थी इनकी, और ये आंध्र प्रदेश के थे। अल्लूरी सीताराम राजू ये महात्मा गांधी के बड़े फॉलोवर थे, बड़े मतलब उनको बड़ा मानते थे, अपना गुरु मानने लगे थे वो इस तरीके से, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ प्लांटेशन मतलब प्लांटेशन वर्कर लिख लो इसको, प्लांटेशन वर्कर ने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन करा? क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने क्या करा, प्लांटेशन वर्कर के ऊपर बड़ी पॉलिसीज़ लगाई ब्रिटिशर्स ने कि इतना ही करना है आपको, इतने ही एरिया में क्या करना है, प्लांटिंग वर्क करना है, इतना ही पैसा आपको मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, लोग तो अगेंस्ट करेंगे, तो इसमें भी लोग इसमें जुड़ गए। तो ये पूरा आपका चैप्टर हो गया, अच्छे से इसको कर लीजिएगा। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।